हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इससे ना बहुत बार सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विकली वैसे ही कॉन्सेप्ट करके चलेंगे एग्जांपल्स के साथ, फॉलोड बाय दैट फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। ये बार बार काहे खुल जाता है बंधु? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो पैसा जिसको लगाते वक्त आपकी इंटेंशन क्या थी। इंटरेस्ट अर्न करना, डिविडेंड अर्न करना, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कि भाई आज लगा रहा हूं कल बढ़ जाएगा फिर बेच दूंगा। तो अगर आपकी ये इंटेंट थी तो वो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसा लगा रखा हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, उसमें भी ब्याज मिलता है। लेकिन जब पैसा सेविंग अकाउंट में रखा था तो ये इंटेंट नहीं थी कि ब्याज लेना है, बट पैसा सेफ रखना था इसलिए सेविंग अकाउंट में रखा था। तो देयरफॉर वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसा लगाया एफडी में। एफडी में पैसा क्यों लगाया था? क्योंकि इंटेंशन थी कि पैसे से ब्याज अर्न करना है। तो एफडी क्या है? एफडी आपकी इन्वेस्टमेंट है। सर ये इंटेंट वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? याद करो AS1 की क्लास, मैंने आपको बोला था, डेमो जो पहली क्लास थी हमारी उसी के अंदर मैंने आपको बोला था कि साहब जो भी आप क्या कहते हैं ये पढ़ रहे हो सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग का, इसके अंदर जो आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि आप कुछ कन्वे करना चाहते हो अपने शेयर होल्डर को, आप कुछ बताना चाहते हो उन शेयर होल्डर्स को कि देखो हमारे हालात ये हैं, आप उनको ये बताना चाहते हो। तो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप उनको कन्वे कर रहे हो कि ये पैसा लगाते वक्त हमारी इंटेंट या तो इंटरेस्ट अर्न की थी, या डिविडेंड अर्निंग की थी, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन की थी। ठीक, तो ये आपकी इंटेंट थी जब आपने उनका दिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करा, तो इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। आई होप आपको फील आ रही होगी, बिकॉज फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट से भी पढ़वा दो सर, हाँ नोट से भी पढ़वाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि जब हम खुद से रिवाइज करें तो हमें दिक्कत ना आए। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, खुद से रिवाइज करने में कतई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। लो जी, चैप्टर नंबर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्कोप वोप की बातें बाद में करेंगे। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स होती हैं। एसेट्स का मतलब क्या है? वो रिसोर्स विच गिव FEB, जो आपको फ्यूचर के बेनिफिट देते हैं वो एसेट होती हैं। यानी कि एसेट जो रखी गई हैं किस लिए? डिविडेंड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, या फिर रेंटल के लिए। हेल्ड फॉर, रखी गई हैं, इसका मतलब क्या है? रखी गई हैं। फिर या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी गई है, या फिर किसी दूसरे बेनिफिट के लिए रखी गई है, तो ही वो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक, क्या नोट्स इसी से कर लें? ये पर्याप्त है, उसमें सवाल कर लेंगे। बताओ क्या कहते हो? नोट्स इसी से कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। भाई जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट के अंदर उसको कैसे दिखाओगे? फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट के अंदर उसको कैसे दिखाओगे? तो आप उसको एट कॉस्ट दिखाते हो। इन्वेस्टमेंट को आप किस पे दिखाते हो? एट कॉस्ट दिखाते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? परचेज प्राइस, बट उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट। फिर जो भी आपने ब्रोकरेज वगैरह अगर पे करी है वो, अगर कोई और एक्विजिशन चार्जेस पे करे हैं वो, तो ये निकल कर आ जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। एक्सचेंज वाला पार्ट अभी बाद में करेंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? वो इन्वेस्टमेंट दैट आर रियलाइजेबल एंड इज इंटेंडेड। ये रेड लाइंस पढ़ो, एंड इज इंटेंडेड, मतलब कि इंटेंशन क्या थी? टू बी हेल्ड फॉर
लेस देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट आर मेड। मतलब जब मैंने वो एफडी करी तो मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं 1 साल में इस एफडी को बेच के निकल जाऊंगा, तो वो एफडी करंट इन्वेस्टमेंट है। जब मैंने शेयर्स खरीदे तो मेरी इंटेंशन क्या थी, 6 महीने में दाम बढ़वा के बेच के निकल जाएंगे, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। जब भी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, अगर मेरी इंटेंशन ये थी कि इसको डेट ऑफ परचेज से बेच बाच के निकल लेंगे, आर इंटेंशन टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इंटेंशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि आपको शेयर होल्डर को दिखाना है ना, बताना है, उनको कन्वे करना है कि भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, हमने ये इस पर्पस से रखी है ताकि हम 6 महीने में बेच बाच के निकल जाएं। इसलिए उसको आप कहां क्लासिफाई करोगे, करंट। और जो करंट नहीं है वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करंट इन्वेस्टमेंट का या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो करंट इन्वेस्टमेंट को आप लोअर ऑफ फॉलोइंग पे रिकॉग्नाइज करते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करते हो, इस पे बस आप प्रोविजन बना करके चलते हो। प्रोविजन किसका, फॉल, परमानेंट फॉल का, परमानेंट फॉल इन वैल्यू। जब भी परमानेंट फॉल होगा वैल्यू का तो आप उसका प्रोविजन बना करके चलोगे, आप उसका प्रोविजन बना करके इस तरीके से चलते हो फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बताया करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो अब आपने इन्वेस्टमेंट करी, जब आपने पैसा डाला तब आपकी इंटेंशन क्या थी कि विद इन 12 मंथ बेच बाच के निकल जाएंगे, तो वो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। हर एक बैलेंस शीट पे सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हो गया, एट ईच बैलेंस शीट डेट। एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर एक इन्वेस्टमेंट की डेट पे आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाओगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। भाई याद, अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और बेचने पे सिर्फ 80 मिलेगा तो 80 रुपए पे इन्वेस्टमेंट दिखाओगे और 20 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाओगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो लंबे समय के लिए है तो वो कहते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आना इसको जरूरी नहीं है, आप इसको कॉस्ट पे दिखाओ। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया कि अब परमानेंट डिक्लाइन आ गया वैल्यू के अंदर तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। द फॉलोइंग एंट्री पास इफ द फेयर वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम है, लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो 20 रुपीज वाला डिफरेंस जो है वो बुक करके चलोगे। ये जो एंट्री है रिवर्स हो जाएगी इफ सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू इज इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी मेजर्ड अबव कॉस्ट, एनी एक्सेस शैल बी इग्नोर्ड। मान लो एक क्वेश्चन भी है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 800 रुपीज की उसकी एनआरवी थी, आपने 800 पे रिकॉर्ड करा और 200 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक कर लिया। अगले साल उसकी एनआरवी 1200 हो गई, तो कॉस्ट कितनी है 1000 और एनआरवी कितनी है 1200, विच एवर इज लोअर। आप 1000 पे रिकॉर्ड करके चलोगे, 1200 पे रिकॉर्ड करके नहीं चलोगे। तो यही बात यहां पे लिखी है, कोई भी एक्सेस होगा वो आप इग्नोर करके चलोगे। अच्छा, इफ देयर इज अ डिक्लाइन जो कि परमानेंट है तो अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय सच डिक्लाइन। तो वो जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस डिक्लाइन से रिड्यूस हो जाएगा और आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो डिक्लाइन का, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जब वो डिक्लाइन की कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी तब आप उनको रिवर्स करके चल सकते हो। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद अब हम आ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने आपको कहा मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के, भाई मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स होती हैं हेल्ड फॉर, जो रखी गई हैं, किस किस के पर्पज से रखी गई हैं। नंबर 1, अर्न रेंटल इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन। नंबर 3, एनी अदर बेनिफिट। एनी अदर बेनिफिट, या तो ये या फिर ये या फिर ये।
और सब में क्या लगा हुआ है, और किसी भी पर्पज से अगर आपने रखी हुई है वो एसेट, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक, फिर उसके बाद, हाँ हाँ सब कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को आप दो तरीके से क्लासिफाई करते हो। पहली करंट, दूसरी लॉन्ग टर्म। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड फॉर इंटेंटेड इंटेंशन टू बी सोल्ड विद इन 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, एनी अदर। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, एनी अदर। फिर उसके बाद मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर मैं बात करूं तो करंट और लॉन्ग टर्म इनिशियली ये भी कॉस्ट पे, ये भी कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंट मतलब सब्सिक्वेंट मतलब एच ईट बैलेंस शीट डेट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और ये तो हमेशा कॉस्ट पे ही रहेगी। ठीक, लेकिन नोट, एनी परमानेंट डिक्लाइन shall be account for, any permanent decline shall be account for। कोई भी अगर परमानेंट डिक्लाइन होता है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप उसको अकाउंट फॉर करके चलोगे फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नंबर 4, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट एनी ब्रोकरेज। तो ये निकल कर आ जाएगी आपकी कॉस्ट, कि जो भी आपने परचेज करते वक्त ब्रोकरेज वगैरह पे करी वो आपकी कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। नंबर 5, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट्स को रिक्लासिफाई करते हो, रिक्लासिफाई मतलब फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म। तो इसका सिंपल सा फंडा समझ लो, जिस भी कैटेगरी से निकलोगे, अगर आप करंट से निकल के लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब आप कहां से निकल रहे हो, करंट से। अगर आप लॉन्ग टर्म से निकल के करंट की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब आप कहां से निकल रहे हो, लॉन्ग टर्म से निकल रहे हो। जिस भी कैटेगरी से चलोगे उसका मेथड लगा के चलना है, उसका मेथड लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही दूसरी वाली को सौंपनी है। मैं लिख भी देता हूं, फंडा, जिस भी कैटेगरी से निकलोगे उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। सब्सिक्वेंट
मेजरमेंट लगाकर जो वैल्यू आए उस पे रिकॉग्नाइज करो न्यू क्लासिफिकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप करंट से चले, एग्जांपल आप चले करंट से किसकी तरफ, लॉन्ग टर्म की तरफ चले, करंट से आप लॉन्ग टर्म की तरफ चले, तो भाई साहब मान लो आपको बुक कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट कितनी दे रखी है 100 रुपीज की, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन दे रखी है 80 रुपीज। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब करंट से लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ लॉन्ग टर्म पे कॉस्ट क्या लें, 100 रुपए ले या 80 रुपीज ले, तो बताओ आप कहां से चले हो। सर हम करंट से चले हैं, तो पहले करंट का फॉर्मूला लगाओ। करंट क्या कहता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बताओ लोअर क्या आएगा इसमें से, लोअर आएगा 80, तो 80 की वैल्यू ही इसे दे दो, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या बन जाएगी 80 बन जाएगी, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगी 80 रुपीज पे दिखेगी। जहां जिससे भी चले हो उसका फॉर्मूला लगा करके चलना है, किस दिन लगाना है, जिस दिन चले हो, ये भी लिख देते हैं। मेजरमेंट लगाकर जो वैल्यू आए उस पर रिकॉग्नाइज करना है जिस दिन, ये चलो ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स से करंट इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, ये कब जा रहे हो, डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन क्या है 1 जून 2025। इसकी कॉस्ट कितनी है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है मुझे ₹1000, और फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च दे रखी है मुझे ₹900, और फेयर वैल्यू ऑन 1 जून दे रखी है मुझे ₹1100। तो जिस दिन चले हो, किस दिन चले हो, जून पे चले हो, तो आप जून की फेयर वैल्यू कंसिडर करोगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या, आप कॉस्ट और ये वाली फेयर वैल्यू को कंपेयर करोगे और निकालोगे कि करंट से चलते वक्त करंट की मेजरमेंट रूल लगाने के बाद मेरी क्या वैल्यू निकल कर आती है। तो जब मैं करंट से चला तो मैंने कहा कि कॉस्ट कितनी है मेरी, कॉस्ट है 1000 की, फेयर वैल्यू कितनी है मेरी, फेयर वैल्यू है 1100 की, विच एवर इज लोअर, तो लोअर निकल कर आया 1000, तो मैं कहूंगा मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगी, वो दिखेगी 1000 रुपीज पे। द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शैल बी 1000 रुपीज। ठीक, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, मैं लॉन्ग टर्म से चला किसकी तरफ, मैं लॉन्ग टर्म से चला करंट की तरफ। अब लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, कॉस्ट कितनी है ₹1000। अब सर ये तो कॉस्ट पे ही मेजर होती है, इस पे फेयर वैल्यू तो लेते ही नहीं, हाँ नहीं लेते, लेकिन कंपनी ने प्रोविजन बना रखा है डिक्लाइन का 200 रुपए का, तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट किताबों में कितने की आ रही है, बुक वैल्यू कितने की है, 800 रुपए की बुक वैल्यू आ रही है, 800 रुपए की बुक वैल्यू आ रही है, और आप लॉन्ग टर्म से करंट में चले हो, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताओ कितने पे दिखा रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। सर हम बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो यही बन जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन करंट कैटेगरी 800 रुपए। क्या बन जाएगी? 800 रुपए। मैं पानी पी लूं एक बार। ठीक। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बाकी जब सवाल करेंगे तो उसमें समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो हमने ये सब समझ लिया, करंट लॉन्ग टर्म, रिक्लासिफिकेशन भी। अब आते हैं मेन चीज पे जो आपसे पूछा जाता है हर बार। पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। भाई फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आएगा। अब आपसे एक सवाल में क्या पूछा जाता है? क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन तो चलो एक सेकेंडरी चीज हो गई। मेन पूछा जाता है कि राम ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डेट में, राम ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर में, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर राम। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी है इस स्टैंडर्ड में आप उसके लिए अकाउंटिंग करते हो। जैसे राम ने शेयर खरीदे, मैंने शेयर खरीदे, आपने शेयर खरीदे, तो हम कौन है? हम इन्वेस्टर हैं। आप उनके बिहाफ पे अकाउंटिंग करते हो। ठीक। तो अब जैसे आएगा कि भाई राम ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर राम, तो आपको वो कैसे बनाना है वो हम इस पॉइंट में समझेंगे। तो आप बनाते हो एक लेजर, 3 कॉलम लेजर बनाते हो, जिसका नाम देते हो आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। एक कॉलम होता है आपका अमाउंट का, एक कॉलम होता है आपका डिविडेंड का, और एक कॉलम होता है आपका नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का। फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है डिविडेंड, फिर आता है नंबर। चलो जी, नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। तो एक तो टू बैलेंस बीडी, जो भी नंबर है डिविडेंड में नील होता है, जो भी उसकी कॉस्ट है भाई, ओपनिंग जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्चुअली में कॉस्ट क्या है, वो यहां पर आकर के चलती है कि जो आपने ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट रख रखी है उनकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या है। ठीक। ऐसा हो सकता है ना कि भाई साहब 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे, लेकिन मार्केट में वो 20 रुपए का, 25 रुपए का बिक रहा है और मैंने 25 रुपए का खरीद रखा है, तो यहाँ पे 10 रुपए नहीं आएंगे, यहाँ 25 रुपए के हिसाब से वैल्यू आएगी। ठीक। फिर उसके बाद आप परचेज करते हो, उससे भी इन्वेस्टमेंट के नंबर्स बढ़ जाते। आपने इक्विटी शेयर परचेज करे, पहले आपके पास 10,000 थे, आपने 5,000 और खरीद लिए, तो 5,000 से नंबर बढ़ गया। डिविडेंड तो आपको नहीं मिलेगा, और जो भी अमाउंट आपने पे करा वो आपने यहां पर लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये अमाउंट आप निकालते कैसे हो? परचेज वाला अमाउंट, परचेज वाला अमाउंट आप निकालते कैसे हो? अमाउंट पेड टू परचेज एड एनी ब्रोकरेज, अगर आपने कोई ब्रोकरेज इस पे पे करी है तो वो भी आप ऐड कर देते हो, और इससे आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाती है। ठीक। फिर उसके बाद टू
बोनस। अब बोनस जब आपको मिलता है तो कंपनी क्या कहती है, आपके पास 10,000 शेयर पहले से थे, 5,000 आपने खरीद लिए, टोटल कितने हो गए, 15,000 शेयर हो गए। अब कंपनी ने आपको कहा कि हम आपको बोनस दे रहे हैं, 3:5 का बोनस दे रहे हैं, हर 5 शेयर के बदले 3 शेयर देंगे। 15,000 शेयर आपके पास पड़े हुए थे, हर 5 के बदले 3 मिल रहे हैं, तो 9,000 शेयर आपको मिल गए और इस पे आपने कुछ देना नहीं पड़ा। तो आप क्या करोगे, आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दोगे, आपको कुछ देना थोड़ा ना पड़ा, कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, अगर कोई पूछे बोनस की एंट्री क्या होती है, तो बोनस की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर की आप कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। तो बोनस की कोई भी एंट्री नहीं होती, बोनस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोनस से जस्ट सिक्योरिटीज बढ़ जाती है, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिर उसके बाद 2, राइट इशू। आपने राइट इशू करा, सॉरी आपने कह रहा हूं, कंपनी ने राइट इशू करा और आपने राइट इशू से खरीद लिया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, थोड़ा बेटर होगा, टू बैंक राइट इशू, कि भाई आप कंपनी ने राइट दिया, आपके पास टोटल 20,000 शेयर हो गए, सॉरी 9,000 हो गए थे ना, 15 और 9, 15,000 प्लस 9,000, 24,000। तो कंपनी ने राइट इशू निकाल दिया 2:6 की रेशियो में, कि हर 6 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे। तो और आपने वो ले लिए, तो आपको 8,000 का राइट इशू मिल गया। कंपनी का एक्चुअल मार्केट प्राइस तो 25 था, लेकिन राइट वालों को प्राइस 15 रुपीज लगाया गया, तो 8,000 इंटू 15, आपने पैसे पे करे 1,20,000, तो 8,000 शेयर आपके पास आ गए और आपने पैसे पे करे 1,20,000। वही सेम परचेज की तरह, अगर आप राइट को परचेज करते हो, राइट को आप रिनाउंस भी कर सकते हो। उस केस में अगर 3 कंडीशन पूरी होती हैं, तो वो राइट का पैसा जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्रेडिट हो जाता है। वो मैं बताता हूं अभी कब। यहां पे भी लिख देते हैं राइट इशू। यहां पे भी लिख देते हैं राइट इशू। ओनली व्हेन बिलो कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन क्या है कि शेयर्स आर परचेज्ड कम राइट बेसिस। भाई आपने राइट मिला के शेयर खरीदे थे, कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदे थे। नंबर 2, राइट इज रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब है बेच देना, ठीक है। नंबर 3, प्राइस ऑफ शेयर इज डिक्लाइन आफ्टर राइट। सर ये थोड़ी कंडीशन, अब ऐसे लग रहा है आप रट्टा लगवा रहे हो, थोड़ा तो समझाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आपको ऐसा लगे कि रट्टा लगवा रहे हैं तो तुरंत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ऐसी क्या बात है। ध्यान से सोचो जरा। ये है 1 अप्रैल 2024, ये है 30 जून 2025। एक कंपनी है ए लिमिटेड। जरा आप अपनी कॉमन सेंस लगाना, जो मैं कह रहा हूं, जो बाहर यूट्यूब पे लोग कह रहे हैं, उन सबको इग्नोर करके आप अपनी कॉमन सेंस लगाना। और मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा पानी पी लूं, कॉन्सेप्ट के बीच में ना पानी पीना पड़े। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जो सब कह रहे हैं, जो अब तक पढ़ा पढ़ा हुआ है, उसको एक बार दिमाग से निकाल दो और मेरी बात को सुनो और अपनी कॉमन सेंस लगाना। मेरे सवालों का जवाब अपनी कॉमन सेंस से देना कि आपके अंदर क्या फील आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि हाँ यही होता है या कुछ और होता। फिर उसके बाद बात करेंगे।
एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका शेयर अभी मार्केट के अंदर बिक रहा है 25 रुपीज का एक शेयर मिलता है। मुझे पता है आपको शेयर मार्केट की इतनी जानकारी नहीं होगी, तभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप अपनी फील के साथ बता पाओगे। तो 25 रुपए का एक शेयर बिक रहा है। 30 जून को न्यूज़पेपर में कंपनी ने खबर छपवा दी, क्या कि हम राइट इशू दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को एट 15 रुपीज। मतलब कि हर शेयर होल्डर के पास अधिकार आएगा कि वो शेयर्स खरीद सकता है, जो भी रेशियो हम बताएंगे, लेट से चलो रेशियो भी कर देते हैं 1:1, इक्वल शेयर खरीद सकता है, और 15 रुपए का दाम देके। जैसे ही अखबारों में ये खबर छपी होगी, 25 रुपए का एक शेयर था, अब सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और मेरे को पता चला कि ए लिमिटेड जिसका शेयर 25 रुपए का आज है, अगर आज वो मेरे पास होता तो मेरे पास शेयर्स के साथ साथ एक अधिकार भी होता। किस चीज का अधिकार होता? कि मैं उतने ही शेयर 25 की बजाय 15 में खरीद सकता हूं। ओ भाई साहब, 25 की चीज 15 रुपए में मिल रही है। मुझे बताओ डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? खुद सोचो, ध्यान से सोचो कि भाई साहब मार्केट के अंदर शेयर हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में खबर छपी कि इन शेयर्स के ऊपर एक एडिशनल अधिकार मिल रहा है। जो भी बंदा इन शेयर्स को खरीद के रखेगा उसको एक अधिकार मिलेगा, एक एडिशनल राइट मिलेगा कि वो शेयर्स के ऊपर 15 रुपए सस्ते दामों पे एडिशनल शेयर्स खरीद सकता है। तो मुझे बताओ, लोग टूट पड़ेंगे क्या शेयर्स खरीदने के लिए? हाँ सर, लोग टूट तो पड़ेंगे, लग तो रहा है, क्योंकि भाई पहले क्या था, पहले 25 रुपए में सिर्फ शेयर मिल रहा था। अब अगर आज खरीदने जाओगे तो शेयर के साथ साथ एक अधिकार भी मिलने लग जाएगा। तो जैसे ही लोग टूट पड़ेंगे, लोग शेयर्स के ऊपर डिमांड करनी शुरू करेंगे, तो उस शेयर का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। टक 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 दाम बढ़ना शुरू हो गया, और दाम बढ़ते बढ़ते पता है कहां चला गया? दाम बढ़ते बढ़ते चला गया 32 रुपीज तक दाम चला गया। मुझे एक बात बताओ, अभी आज की डेट क्या है, यहां पे कर लेते हैं, आज की डेट है 3 जुलाई 2025। यहां पे दाम कितना है? यहां पर दाम है 32 रुपीज का प्राइस है। मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी ने कोई ग्रोथ करी है? नहीं करी। क्या कंपनी ने कोई क्या कहते हैं मार्केट के अंदर पैसा उठाया? नहीं उठाया। क्या कोई कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज छपी है कि कंपनी को सरकार फायदा दे रही है, या सरकार कंपनी को जमीन दे रही है, या सरकार कंपनी को कुछ दे रही है? ऐसा कुछ छपा है क्या? नहीं छपा सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं छपा। तो तब भी कंपनी का दाम बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया सर? 25 रुपए से सीधा 32 रुपए हो गया। 7 रुपए दाम बढ़ गया। मुझे बताओ ये दाम क्यों बढ़ा? खुद से पूछो, वाई वाई राइज, क्यों ये राइज हुआ? क्योंकि सर अखबार में खबर छपी थी राइट की, अखबार में खबर छपी थी राइट की। हाँ बिल्कुल सही बात है, अखबार में जैसी राइट की खबर छपी तो दाम बढ़ना शुरू हो गया। तो यानी कि 7 रुपए बढ़ा राइट की वजह से। तो क्या मैं टेक्निकली इसको ऐसे बोल दूं कि भाई साहब शेयर तो 25 का है, अभी भी 7 रुपए एडिशनल किस बात के हैं? क्योंकि आपको एक अधिकार मिल रहा है अभी इन शेयर्स पे कि आप और शेयर खरीद सकते हो इन शेयर को के बेसिस पे, वो भी सस्ते दामों पे। उस अधिकार के 7 रुपए हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसा मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 7 रुपए उस अधिकार के हैं जो अब मिल रहा है इन शेयर्स के ऊपर। ठीक, इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब जिस बंदे ने, मान लो यहां पर हमारा एक बंधु था राम, राम ने शेयर खरीदे, उसको कितने का पैसे देने पड़े होंगे? 32 रुपीज देने पड़े होंगे। आप राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप राम को पता है क्या कह रहे हो? आप राम को कह रहे हो जनाब 25 रुपए तो किसके हैं? 25 रुपए हैं शेयर्स के, 7 रुपए किसके हैं? 7 रुपए किसके हैं? राइट के। इस प्राइस को बोलते हैं कम राइट। क्या बोलते हैं? कम राइट। अब जब राम ने 32 रुपए के शेयर खरीदे और राम ने आपको कहा कि भाई साहब मैंने 1000 शेयर खरीद लिए हैं, राम ने आपको कहा कि मैंने 1000 शेयर खरीद लिए हैं, जरा अकाउंटिंग कर लेना। तो आपने कहा ठीक है कर लेंगे। तो आपने कहा टू बैंक राइट इशू 1000 शेयर्स, तो ये तो नॉर्मल परचेज है ना, टू बैंक 1000 शेयर 32 रुपीज के हिसाब से 32,000, 32 रुपीज के हिसाब से 32,000।
फिर जब राइट आया टू बैंक, तो जब राइट आया तो राम ने क्या बोला पता है? राम ने बोला कि यार मेरे को नहीं लेना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को एग्जिट करना है। तो राम ने राइट खरीदा ही नहीं। तो जब राइट इशू यहां पर आके 31 जुलाई को आके राइट इशू जब लॉन्च हुआ, तो राम ने सारे शेयर बेच दिए, सेल राइट वाले शेयर जितने भी थे वो बेच दिए। 1000 आए होंगे उसके पास, कितने के बेच दिए सर? उसने बेच दिए 5 रुपीज के, 5 रुपए के हिसाब। उसने कहा जाओ निकालो राइट को, निकालो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को राइट शेयर नहीं चाहिए, मेरे को 1000 वाला शेयर मिल जाए बहुत है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, राम ने आपको फोन करके बताया कि भाई साहब मैंने अपने मित्र को बेच दिए हैं राइट के शेयर अब 5 रुपए के हिसाब से, और उसने मुझे 5000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं, क्योंकि वो कह रहा है भाई 1000 शेयर मिलेंगे 5 रुपए के हिसाब से, 5000 ले ले। तो मुझे जरा बताओ राम ने क्या बेचा? क्या राम ने ओरिजिनल शेयर बेचे या राम ने राइट बेचा? राम ने क्या बेचा है? राम ने ओरिजिनल शेयर बेचे या हमने राइट बेचा? सर ओरिजिनल शेयर तो अभी भी उसके पास है, उसको इन 1000 शेयर पे और 1000 शेयर मिलने थे, वो उसने बेच दिए। जो उसको इन 1000 शेयर पे और 1000 शेयर मिलने का अधिकार था 15 रुपए देके, वो उसने ना खरीद के बेच दिए 5000 रुपए में। तो सर उसने राइट बेचा। तो राइट उसने खरीदा कितने का था? सर राइट उसने खरीदा था 7 रुपए का। बताओ ये 7 रुपए कहां शामिल है? सर ये 7 रुपए यहां शामिल है क्योंकि आपने 32 से मल्टीप्लाई कर रखा है और अब उसने बेच दिया। तो मुझे बताओ अगर ये यहां शामिल है तो इसका क्रेडिट भी कहां जाएगा? सर इसका क्रेडिट भी तो यहीं जाएगा 5000 रुपीज से, इसका क्रेडिट भी तो यहीं जाएगा 5000 रुपीज से। इसीलिए जब भी वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप कहते हो कि राइट से जो पैसा मिला है टू द एक्सटेंट फॉल, वो कितना है, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में ले जाते हो। यदि वो कम राइट पे ना खरीदता, अगर उस राम शेयर 25 रुपए पे ही खरीदता, तो उसके लिए राइट का पैसा 0 था, यहां पे फिर 25,000 आता। तो मुझे बताओ क्या इस 25,000 में राइट की कॉस्ट शामिल होती? नहीं सर, फिर 25 में राइट की कॉस्ट शामिल नहीं होती। फिर क्या 5000 रुपए यहां पे डालना लाजमी होता? नहीं सर, फिर 5000 यहां पे डालना भी लाजमी नहीं होता। तो हम ये कहां लेके जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब यहां पर जुलाई के अंदर राइट जो था रिनाउंस हो गया, जिसको मिलना था मिल गया, भाई राम को भी मिला, राम ने आगे बेच दिया, कई लोगों ने ले लिया होगा। अब शेयर का दाम फिर से गिरना शुरू हो गया, यहां से शेयर का दाम फिर से गिरना शुरू हो गया और वापस कितने पे आ गया? वापस वो 25 रुपए पे आ गया, क्योंकि जो राइट का इफेक्ट था वो चला गया, जो राइट का इफेक्ट था वो चला गया। तो इसलिए वापस से दाम कितने पे आ गया? 25 पे। अगर ये दाम मान लो 27 पे आता, अगर ये दाम 27 पे आता तो हम कहते हैं कि राइट का इफेक्ट 5 रुपए था, 7 नहीं था, क्योंकि 2 रुपए से अभी भी बढ़ा हुआ है। अब राइट एग्जिस्ट नहीं करता तब भी 2 रुपए से शेयर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की वजह से 2 रुपए का इंपैक्ट था। टोटल 7 में से 2 रुपए का इंपैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस थी, 5 रुपए का इंपैक्ट राइट था। तो फिर हम 5 रुपीज लेते। अब आओ उन तीनों कंडीशन पे। मैंने आपको पहली कंडीशन क्या लिखाई कि भाई कम राइट पे खरीदे होने चाहिए, यानी कि 32 रुपीज पे। फिर बेचना जरूरी है, अगर बेचा ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? 5000 में अगर उसने बेचा ही नहीं तो पैसा चल के कैसे आएगा? तो इसलिए बेचना जरूरी है और उसके बाद डिक्लाइन होना जरूरी है, क्योंकि राइट के खत्म होने के बाद शेयर अगर नहीं गिरा, तो अगर मान लो 32 का 32 पे ही रहता है, इसका मतलब आप क्या कहते हैं? ये जो 7 बढ़ा था ये राइट वाइट की वजह से नहीं बढ़ा था, ये कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ा था। तभी तो आज जब राइट नहीं है तब भी शेयर ऊपर 32 पे ही खड़ा हुआ है, तब भी शेयर ऊपर 32 पे ही खड़ा हुआ है। तो वो जो बड़ा था वो कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से बड़ा था, बट हमने शेयर को गिरा दिया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई जो गिरा है, तो देखो राइट के खत्म होते ही शेयर वापस गिर गया, इसका मतलब जो बड़ा था वो राइट की वजह से बड़ा था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। इट्स नॉट जस्ट रट्टाफिकेशन। देखो दोस्त, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं बार बार ये वाली बात बोलता हूँ कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं आपको सीधा ही कह रहा था ये 3 कंडीशन पूरी होती है तो लगा देना, वरना ऐसी की तैसी जय राम जी की। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं आपके करियर के साथ नहीं खेलना चाहता। कुछ के मेरे कुछ घंटे बच जाएं उसके लिए मैं आपके करियर के साथ नहीं खेलूंगा। बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि जब आप लोग सीए फाइनल में जाओगे, फाइनल बन के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, अपनी सर्विसेज दोगे, तो जब आपको इस तरीके से सोचना ही नहीं आएगा, चीजों को इस तरीके से देखना ही नहीं आएगा, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा कि भाई क्यों ही इतनी मेहनत करी, क्यों ही डिग्री लेके यहाँ तक पहुंचे, कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। तो इसलिए मैं आपके करियर के साथ नहीं खेलना चाहता। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसको रट्टा मारना वो 3 कंडीशन का रट्टा मार ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय नाम ठीक। तो ये हो गया राइट इशू। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है।
चलो जी, 2, चलो बोनस बोनस तो सब हमने कर ही लिया। बाय सेल, बाय बैंक, ये क्या है? ये सेल है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दी, तो जितने आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, डिविडेंड तो उस पर नहीं दिया होगा, और जो जितने की आपने इन्वेस्टमेंट बेची, और डिफरेंस क्या जाएगा? डिफरेंस जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड तो नहीं आएंगे, अमाउंट ही आएगा। और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है गेन। जिसको कंफ्यूजन हो कि सर कब गेन इधर लिखना है, कब लॉस उधर लिखना है, तो मैं आपको एक छोटा सा तिगड़म बताता हूँ। देखो मुद्दा क्या होता है कि ना, आपको ना इस कॉलम में से कॉस्ट को निकालना होता है, हटाना होता है। तो मान लो आपकी जो आपने माल शेयर बेचे उसकी कॉस्ट थी 1000 और आपने 1200 का बेचा, तो 1000 की कॉस्ट इधर शामिल है ऑलरेडी परचेजेस में, 1200 का आपने बेचा, तो यहां से निकाले कितने? 200, तो 200 का गेन इधर डाल देते हैं, तो 1200 और 1200 हो जाता है। ठीक, अगर मान लो 1000 की कॉस्ट थी और आपने 800 का बेचा, तो 200 रुपए इधर डाल देते हैं, तो 1000 और 1000 हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, आई होप आपको जो उसको समझने में आसानी रहेगी, अदरवाइज जनरल एंट्री जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी समझ जाएगा कि ये कैसे होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सेल का आपको अमाउंट कैसे लेना होता है और कॉस्ट कैसे निकालनी होती है। तो उसके लिए सेल प्राइस इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, जिस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है, लेस एनी ब्रोकरेज, जो भी आपने ब्रोकरेज वगैरह पे करी होगी वो आप लेस कर दोगे, तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा सेल प्राइस का। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे सेल प्राइस, जो कि यही वाला होगा, माइनस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट दो तरीके की होगी। अब या तो वो आपको बोलेगा कि फीफो मेथड लगा दो, या फिर वो आपको बोलेगा वेटेड एवरेज लगा दो। अगर उसने बोला फीफो मेथड लगा दो, तो कॉस्ट ऑफ लॉट, जिस लॉट से आपको लग रहा है कि बिका है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इन लॉट इनटू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। अगर वो बोलता है वेटेड एवरेज लगा दो, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। नोट, एनी रिकवरी, एग्जाम्पल राइट, प्री डिविडेंड, shall be reduced from above कॉस्ट। तो ऊपर वाली कॉस्ट में से कोई भी रिकवरी अगर होगी, जैसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड या फिर राइट, जो भी अभी हमने समझा, वो आप माइनस कर दोगे और नेट कॉस्ट निकालोगे।
अच्छा, फिर उसके बाद बाय बैंक, और यहाँ आएगा डिविडेंड। यहां पर आता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, और यहां पर आता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। याद करो कंसोलिडेशन, हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते थे। देख लो, ये है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, क्रेडिट में अगर डाल रहे हो तो माइनस कर रहे हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को कहां लेके जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कॉलम किसका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम है, तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड यहां आ रहा है। अभी नंबर लाइन के थ्रू भी समझाऊंगा। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग नंबर ऑफ सिक्योरिटी, डिविडेंड आएगा नहीं। और क्लोजिंग कॉस्ट, अब कॉस्ट आपकी वो वेटेड एवरेज भी हो सकती है और फीफो बेसिस पे भी हो सकती है, वो आप निकाल लोगे। एंड अगर उसने एनआरवी दी है, करंट इन्वेस्टमेंट है, तो कंपेयर करके आपको गेन और लॉस भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपकी वो विच एवरेज लोअर करके आएगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कब आएगा, ये आएगा तब जब आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो कॉस्ट ही आएगा। ठीक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो कॉस्ट ही आएगा। और कॉस्ट का मतलब क्या है, वही सेम, वेटेड एवरेज और फीफो। फीफो होगा तो जो जो भी लॉट बचा होगा उसकी कॉस्ट, वेटेड एवरेज होगा तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इनटू क्लोजिंग नंबर ऑफ सिक्योरिटी। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे? हाँ सर लिख दो, तो लिखो फिर। कॉस्ट इज इक्वल टू, फीफो है अगर तो कॉस्ट ऑफ लॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर। और अगर वेटेड एवरेज है तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया कॉस्ट का मतलब क्या है। तो ये अगर आप देख लोगे तो आपका जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिविडेंड बेरिंग वाला का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे अभी उसका भी, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बेरिंग का। बट उससे पहले एक चीज समझो, पॉइंट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू टेक अ। चलो जी, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ये ऐसे लिख दो, प्री एंड पोस्ट। और इसको लिख देते हैं, क्या है, हेडिंग बढ़िया डालते हैं ना भाई, ऑल अबाउट डिविडेंड्स। 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस था 10,000 शेयर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद 31 जुलाई को परचेज कर लिए 5,000 शेयर्स। फिर उसके बाद 31 अगस्त को बोनस मिला 7,000 शेयर्स का। अब मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को
राइट इशू से शेयर मिले 5000, फिर यहां पर एक डिविडेंड मिला, फाइनल डिविडेंड था एट 10%, और यहां पर भी एक डिविडेंड मिला जो कि था इंटरिम डिविडेंड एट 15%, इंटरिम डिविडेंड एट 15%। तो सबसे पहले भाई एक बात समझो, ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, ये कंपनी की शेयर कैपिटल में भी आ रहा होगा। आपने 5000 शेयर परचेज करे, आपने तो किसी और से करे होंगे, राम से, श्याम से, घनश्याम से। कंपनी ने थोड़ा ना 5000 शेयर इशू करे, ये कंपनी ने इशू नहीं करे। ये शेयर जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी थे, कंपनी ने बहुत पहले इशू करे थे, मेरे पास ऑलरेडी थे, मैंने आपको बेच दिए, तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? कंपनी कहेगी पहले कोई और शेयर होल्डर था, आप कोई और शेयर होल्डर बन गया। बोनस शेयर कंपनी ने इशू करा है, तो ये कंपनी के लिए इस साल में न्यू इशू है। राइट शेयर कंपनी ने इशू करा है, तो ये कंपनी के लिए इस साल में न्यू इशू है। तो जब कंपनी फाइनल डिविडेंड देगी, तो मुझे जरा बताओ, फाइनल डिविडेंड में हमने कंसोल में भी समझा था, फाइनल डिविडेंड किस साल का होगा? इस साल का होगा। क्या इस साल बोनस शेयर कंपनी के पास एग्जिस्ट करते होंगे? नहीं करते होंगे, क्योंकि इशू ही नहीं हुए थे। राइट शेयर इशू करते होंगे? नहीं करते होंगे, क्योंकि इशू ही नहीं हुए थे। तो इन दोनों पे क्या कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्या 5000 एग्जिस्ट करते थे? हाँ जी करते थे। तो क्या 5000 पे कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। क्या 5000 शेयर मेरे पास इस साल एग्जिस्ट करते थे? नहीं करते थे। तो मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो इन 5000 शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा मैं कहां डालूंगा? मैं अपने इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में डालूंगा। क्या ओपनिंग बैलेंस के जो शेयर थे ये मेरे पास एग्जिस्ट करते थे? हाँ जी करते थे। क्या इन पे कैलकुलेट होगा? कंपनी के पास भी करते थे, हाँ जी करते थे, हाँ जी कैलकुलेट भी होगा, और मेरे पास भी करते थे। तो इन पे जो डिविडेंड मिला क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता है यहां से यहां तक का। क्या इन पे कैलकुलेट होगा ओपनिंग बैलेंस पे? हाँ जी होगा। क्या जब ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ मेरे पास थे, मेरे पास क्या कहते हैं डिविडेंड शेयर्स एग्जिस्ट करते थे? हाँ जी करते थे। तो इंटरिम डिविडेंड क्या हो गया इनका? पोस्ट एक्विजिशन हो गया। जब ये शेयर मैंने परचेज करे इस साल पे, इस साल का डिविडेंड है, तो क्या ये शेयर कंपनी की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते थे? हाँ जी करते थे। तो क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन होगा या प्री एक्विजिशन होगा? भाई जब ये डिविडेंड मिला तो मेरे पास तो शेयर थे, तो देयरफॉर पोस्ट एक्विजिशन होगा। हाँ ठीक है, ये इतने पीरियड का प्री है, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते वक्त आप इग्नोर कर देते हो इस चीज को, आप चाहो तो बांट भी सकते हो, ठीक। और इतने पीरियड का ये पोस्ट है। फिर जब कंपनी ने इस पीरियड का डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो कंपनी के पास इस पीरियड में बैलेंस शीट में बोनस शेयर थे, तो क्या बोनस पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। लेकिन अगर सवाल बोल दे कि बोनस पे नहीं करना, तो मत करना, ठीक है। राइट शेयर पे, क्या राइट शेयर एग्जिस्ट करते थे इस साल जिस साल बोनस इशू डिविडेंड इशू हुआ? हाँ जी एग्जिस्ट करते थे। तो क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। बट अगर सवाल बोल दे कि डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होना, तो फिर मत करना, ठीक। तो इंटरिम डिविडेंड क्या बोनस और राइट पे क्या बन जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा, बोनस शेयर पे भी और राइट शेयर पे भी, ठीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। चलो जी, क्या लिख भी दे? हाँ सर लिख भी दो। अरे एक सेकंड, इसको क्या हो गया? चलो आप हो गया, ठीक। यहां लिखते हैं ना, ऑन ओपनिंग यस और पोस्ट, ऑन परचेजेस यस। ये यस का मतलब क्या है? कैलकुलेट और नॉट। और क्या बन जाएगा? फ्री। बोनस पे क्या है? कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल। राइट पे क्या है? कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल। इंटरिम डिविडेंड, ओपनिंग पे
क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। और क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन। परचेजेस पे क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन। बोनस पे क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। और क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन। और राइट पे क्या कैलकुलेट होगा? हाँ जी होगा। और क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन। ठीक, पोस्ट एक्विजिशन। तो यही सब आप कर्मकांड करते हो किसके अंदर? अपनी डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर। हेडिंग डालो इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। आप बस मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं एक बार ये टैबलेट रीस्टार्ट कर दूं। चलो, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बॉन्ड्स, इसका एग्जांपल है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स। तो इसके लिए भी आप क्या बनाते हो? आप इसके लिए खाता बनाते हो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड या फिर डिबेंचर अकाउंट। ये भी 3 कॉलम्स होता है और यही चीजें आपके सवाल में वो पूछी जाती है एग्जाम में। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट। इसके अंदर भी आप लिखते हो टू बैलेंस पीडी। ये सब आपको आपके नोट्स में भी मिलेगा, बट मैं आपको आपके साथ भी बनवाना चाहता हूं ताकि प्रैक्टिस हो, क्योंकि लिखते वक्त ना कनेक्शन ज्यादा रहता है। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। फेस वैल्यू भाई जितनी की आपके पास सिक्योरिटी है उसकी फेस वैल्यू। आप फेस वैल्यू की जगह अगर नंबर्स लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉलम अकाउंट फॉर होता ही नहीं है, इस कॉलम की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। इस कॉलम में आने वाला कुछ भी लिखते हो तो कोई कभी भी कुछ भी पूछे तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ये, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। और यहां पर आता है वो अमाउंट जो आपने पे करा होगा इस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए। अमाउंट क्या होगा? वही परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन एड एनी ब्रोकरेज। आओ जरा इसको समझ लें। परचेज प्राइस ये होता है एक्स इंटरेस्ट। अभी समझ में आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। एक्स इंटरेस्ट एड ब्रोकरेज, तो ये बनता है आपका क्या? परचेज प्राइस जो आप दिखाते। वैसे तो ये यहां नहीं लिखना चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस है ना। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ना आएगा ये।
ये तो आपका आएगा यहाँ पे, तो जितने की भी आपकी ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने को गलती से परचेज में लिख दिया, ठीक। चलो एनीवे, अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एक पॉइंट में समझाएंगे, यानी नहीं तो यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी। टू परचेजेस जितने की फेस वैल्यू खरीदी और जितने का प्राइस पे करा, यहां पर आएगा एरो, ये वाला एरो। परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट और ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट, और ये क्रूड इंटरेस्ट वाला पॉइंट पॉइंट में अलग से समझाएंगे। परचेजेस राइट आता नहीं इसके अंदर, बोनस आता नहीं इसके अंदर, तो झंझट मुक्त हो आप लोग। बाय इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, वो क्या कहते हैं, प्री इंटरेस्ट पोस्ट इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के कॉलम में ही आएगा। अच्छा, यहां पे लिखो ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट। जो भी आपकी लास्ट, जैसे मान लो उसने बोला कि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, एक अप्रैल के अंदर पे होता है और एक सितंबर के अंदर पे होता है, तो जब आप सितंबर वाला यहां लिखोगे तो आप अप्रैल से सितंबर का लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे कि मैंने तो यहां पे खरीदी थी सिक्योरिटी तो उतना ही इंटरेस्ट आना चाहिए, नहीं, अप्रैल से सितंबर का लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद और इसके अंदर क्या क्या आता है, बाय बैंक, सेल, सेल में भाई जितनी आपने फेयर वैल्यू बेची, जो भी आपने उसमें इंटरेस्ट पे करा और जो भी वो प्राइस है, यहां पे भी प्राइस में आएगा गोला। अरे ये क्या हो रहा है भाई, और यहां पे आप लिखोगे सेल प्राइस, कैसे निकालोगे, सेल प्राइस लेस इंटरेस्ट, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपका सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट लेस एनी ब्रोकरेज। इंटरेस्ट निकालोगे कब से कब तक का, फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ सेल, टू डेट ऑफ सेल। इसको भी ऐसे ही लिखते इलेबोरेट करके, परचेज प्राइस लेस इंटरेस्ट परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट एड ब्रोकरेज फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ परचेज, टू डेट ऑफ परचेज, ठीक। और आप क्या लिखते हो, बाय इक्विटी शेयर, जितने की फेस वैल्यू ऑफ शेयर अप टू डेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कन्वर्ट करा दिया
अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं ना, तो वो भी आप यहाँ पे लिखते हो, ये आएगा इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और एक आता आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो गेन और लॉस होगा ना। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन और लॉस, बस। बाय बैलेंस सीडी, जितने की फेस वैल्यू बची है और जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आकर के चलेगा। टन 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 टन। लो, ये यहाँ डाल दिया ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। तो देखो होता क्या है कि जब भी मान लो आपका ओपनिंग ईयर है 1 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग ईयर है 31 मार्च 2025, और आपको इंटरेस्ट मिला है पहले, यहां पर मिला है इंटरेस्ट कितने का, आपके इंटरेस्ट डेट क्या है, एक है आपकी 31 दिसंबर 2023 को मिला होगा, और दूसरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31 जुलाई, सॉरी 30 जून को मिलेगा, या 1 जुलाई 2024। तो ये दो डेट्स हैं। तो आपको पहला इंटरेस्ट कब तक मिल गया होगा, आपको सर पहला इंटरेस्ट यहां तक मिल गया होगा, फिर टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया और आपकी 31 मार्च आ गई, क्लोजिंग डेट आ गई। अब अगर आपने दिसंबर से लेके अप्रैल तक अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखा है, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी, हमेशा याद रखना जो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखता है वही उसका रिस्क भी झेलता है और वही उसका रिवॉर्ड भी झेलता है। अगर आज मैं शेयर्स खरीदूं और मैं उसको होल्ड करके रखूं, 6 महीने बाद वो शेयर्स का दाम 200% बढ़ जाएगा, तो रिवॉर्ड भी मेरा है क्योंकि मैंने होल्ड करे हैं। और वहीं अगर मैं सिक्योरिटीज को बेचूं, 6 महीने बाद उनका दाम 10% रह गया, 90% गिर गया, तो रिस्क भी मेरा है। तो जो होल्ड करके रखता है बेनिफिट भी उसका है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखेगा बेनिफिट किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। तो यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट को इतने पीरियड होल्ड करके रखा, तो आप अपनी 31 मार्च में यहां पर कितना इंटरेस्ट बुक करोगे, आप इंटरेस्ट बुक करके चलोगे 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। सिमिलरली यहां पर जब आप मार्च की बुक्स क्लोज करोगे तो आप कहोगे भाई साहब जुलाई में ही लास्ट इंटरेस्ट मिला था, फिर टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, तो यहां से लेके यहां तक का आपको ब्याज बुक करना पड़ेगा, जिसको आप बोलोगे क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। तो 31 मार्च 2025 को आप फिर से बुक करोगे एक इंटरेस्ट, कब से कब तक का, 1 जुलाई, इस ये 30 जून समझ लेना 2024 टू 31 मार्च 2025, यहां तक का आप अक्रूड इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। ये है क्लोजिंग और वो था ओपनिंग, वो था ओपनिंग। ये है ये वाले ये और ये, ठीक। तो दिस दिस इज कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। फिर परचेज प्राइस वाले इंटरेस्ट की भी कहानी जरा सुन लो। मुझे जरा एक बात बताओ भाई, अगर आपने सिक्योरिटीज यहां पर खरीदी,
30 मई 2024 को आपने सिक्योरिटी परचेज करी। अब जब आपने डिबेंचर्स परचेज करे तो डिबेंचर थे 1000 रुपए के। अब सामने वाला बंदा आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई इतने पीरियड से लेके इतने पीरियड तक का ब्याज भी मुझे दो, क्योंकि इतने पीरियड तक उसने होल्ड करी है। आपने तो इसके बाद होल्ड करोगे ना, जब आपने खरीदी है, यहां तक तो उसने होल्ड करी है, तो उसका ब्याज आपको उसको देना पड़ेगा जिससे भी आपने खरीदी है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ठीक है भाई, ऐड, तू इंटरेस्ट भी ले ले, इंटरेस्ट पेड। अब ये कब से कब तक का निकालोगे, आप निकालोगे लास्ट इंटरेस्ट डेट कब मिला था, दिसंबर में, तो 1 जनवरी 2023 से लेके डेट ऑफ परचेज 30 मई 2024 तक, यहां से आप इंटरेस्ट निकालोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसे पे कर दोगे। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं कम इंटरेस्ट वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। अगर सवाल आपको कम इंटरेस्ट वैल्यू दे तो आपको इस इंटरेस्ट को हटा के एक्स इंटरेस्ट पे लेकर आना होता है। अगर वो एक्स इंटरेस्ट ही दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट इस कॉलम में भी लिखना होता है परचेज करते वक्त। इंटरेस्ट का अमाउंट इधर आता है, इधर एक्स इंटरेस्ट आता है, इधर फेयर वैल्यू आता है, फेस वैल्यू आता है। ठीक। फिर अगर आपने सिक्योरिटीज को बेच दिया, अब आप बेच रहे हो, मान लो आपने यहां पर 31 दिसंबर को आपने सिक्योरिटीज को बेच दिया, तो भाई जब आप बेचोगे तो अब आप उससे ब्याज मांगोगे। आप उसको कहोगे दोस्त, यहां तक का तो ब्याज मुझे मिल गया है, यहां से लेके यहां तक मैंने होल्ड करा है, तो मुझे ब्याज दो। तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है भाई, ये आपकी कॉस्ट है, ये ले लो, और प्लस इंटरेस्ट ले लो, और जो भी वैल्यू आए वो ले लो आप। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट, और उसको क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो भाई, आपने सिक्योरिटीज बेची कितने की, आपने तो इतने की बेची ना, एक्स इंटरेस्ट पे बेची ना। इंटरेस्ट तो आपने एडिशनल पे करा बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रखा था, लेकिन आपने एक्चुअली में सिक्योरिटीज इतने की बेची। सिमिलरली आपने एक्चुअली में सिक्योरिटीज 1000 की खरीदी थी, ये तो आपने बस ब्याज का पैसा पे करा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको हमेशा प्राइस क्या लेना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेना है। ठीक है, आपको हमेशा पैसा प्राइस जो लेना है वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही लेकर के चलना है। तो यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट वो कवर होते हैं। एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें स्कोप और बाकी सब चीजें जो हमने छोड़ी थी वो हम कवर कर लें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। चलो यहीं से पढ़ लेते हैं आगे। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आर जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। ये जो रिटर्न है ये पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड पर्टेनिंग टू पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर डिड नॉट होल्ड द इन्वेस्टमेंट। और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, जहां पर वो होल्ड करता है। ये इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, रिड्यूस, ये कहाँ जाता है, P&L। जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, इज नोन एंड देयर इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अनलाइक डिविडेंड फॉर विच नो अमाउंट एंड डेट शैल बी नोन इन एडवांस। मतलब आपको डिविडेंड का थोड़ा ना पता है कि भाई साहब डिविडेंड कब मिलना है, हमें डेट पता है, लेकिन इंटरेस्ट का आपको हमेशा पता होता है। इसलिए अक्रूड डिविडेंड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, डिविडेंड इंटरेस्ट आपको हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, और नॉमिनल वैल्यू अगर ना गिवन हो तो 100 रुपए मान लेना। ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल,
या फिर डेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आपको जैसे हमारे केस में 1 जुलाई। अगर बुक्स क्लोजिंग डेट डिफरेंट है इंटरेस्ट डेट से, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, तो ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट और क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। देखो मैंने वही नंबर लाइन बना रखी है, 1 जनवरी 1 अप्रैल, डेट ऑफ इंटरेस्ट था 1 जनवरी, तो अक्रूड इंटरेस्ट आपको बनेगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का, और क्लोजिंग में आपको फिर मेरा जुलाई में फिर 31 मार्च आ गई, तो ये अब बनेगा आपका क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। मैंने चार्ट के थ्रू भी आपको बना करके दे रखा है। राइट की ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर का हम पार्ट पढ़ रहे थे। तो देखो जी, इफ द राइट शेयर आर नॉट रेनाउंस तो कंसिडर देम एज ए नॉर्मल परचेज। फॉलोइंग 3 कंडीशन आर रेलेवेंट फॉर द राइट शेयर, अगर वो रेनाउंस होते हैं तो। शेयर वर एक्वायर्ड कम राइट, ठीक है, देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर एज दे बिकम एक्स राइट। एक्स राइट मतलब राइट के बाद, राइट के बाद। सर तीसरी वाली रेनाउंस वाली तो नहीं लिखी, वो ये लिखी इफ द राइट्स आर रेनाउंस्ड। तो अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिड्यूस द कॉस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या डालते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेंज इन क्लासिफिकेशन, याद करो ये हमने करा था अभी अभी। फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट अगर आप जाते हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, याद आ रहा है कैरिंग अमाउंट मैंने आपको कहा था 200 रुपीज का प्रोविजन बना रखा है। क्या बनाया हुआ है, प्रोविजन बनाया हुआ है, जिससे बुक वैल्यू कम आ रही है, सॉरी बुक वैल्यू अलग आ रही है उसकी कॉस्ट से। 1000 रुपीज की कॉस्ट आ रही है और 800 रुपीज की बुक वैल्यू आ रही है, तो आप किस पे लेके जाओगे, बुक वैल्यू पे लेके जाओगे, विच एवर इज लोअर। अब ये फॉर्मूला बना रखा है, लेकिन आप लॉजिकली सोचो कि आप लॉन्ग टर्म का वो लगाओगे मेथोडोलॉजी जिसपे वो मेजर होता है, लॉन्ग टर्म हमेशा कॉस्ट पे मेजर होता है, या फिर अगर उस पर कोई परमानेंट डिक्लाइन का प्रोविजन बना हुआ है, तो अगर वो बना हुआ है तो 800 आ रहा होगा, क्योंकि परमानेंट डिक्लाइन के प्रोविजन से वैल्यू कम ही आएगी, ज्यादा तो नहीं आ सकती। ठीक, अगर आप करंट से जा रहे हो लॉन्ग टर्म में तो करंट का लगा के चलोगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये सब कब लेना है आपको, ऑन द डेट ऑफ, सॉरी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर कन्वर्टिबल की बात कर लें, कन्वर्टिबल डिबेंचर, हमने जब ये बनाया था ये रहा, बाय इक्विटी शेयर इन केस कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक नोट डाल के लिख भी ले क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में कुछ बातें, हाँ सर लिखवा ही दो, आओ जरा लिख लो। पॉइंट नंबर 10, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डेट ऑफ कन्वर्जन shall be considered as date of interest for the debentures so converted, जो भी डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो कन्वर्ट होके मिले होंगे, ठीक है। तो रिसीव इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन द डिबेंचर कन्वर्टेड। तो जब आपने कन्वर्ट कराया तब तक का आपको इंटरेस्ट जो है लेकर के चलना पड़ेगा। और जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है बिकम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये जर्नल एंट्री है जो आप पास ऑन करते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सच प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट माइनस सेल्स एंड प्रॉफिट, या सेल्स माइनस कॉस्ट भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, या तो वेटेड एवरेज पे या फिर फीफो पे। तो फीफो पे अगर आप निकालते हो तो यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, कॉस्ट ऑफ डिटरमाइंड लॉट, जिस लॉट से बिका है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, उस लॉट में कितनी थी, इनटू नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड। और वेटेड एवरेज के लिए कॉस्ट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस रिनाउंस राइट अगर रिडक्शन है तो, जो वो कंडीशन पूरी होने पे मिलती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटी इनटू नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। यही हमने वहां पर भी लिखा हुआ है। फिर ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का छोटा सा पॉइंट है, इसको
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग ले रखी है बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, अगर आपने बिल्डिंग ऑफिस के लिए ले रखी है तो वो पीपी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कवर्ड है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग इसलिए ले रखी है क्योंकि आपको रेंट कमाना है तो रेंटल इनकम यहां कवर हो जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। आपने बिल्डिंग इसलिए ले रखी है क्योंकि आपको लगता है इस एरिया में फ्लाईओवर निकलेगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बेच देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो यहां कवर हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग ही इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बनता है अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज इन ऑपरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस इंक्लूड एनी शेयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आजकल सोसाइटीज में लोग रहते हैं, तो वो सोसाइटीज में कैसे रहते हैं कि एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, वो लैंड खरीदती है, उस लैंड के ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं और फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो फ्लोर्स होते हैं, वो बिल्डिंग सारी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है। अगर आप उस सोसाइटी में जाते हो कि भाई मेरे को ये वाला फ्लोर लेना है, तो आपके नाम पे फ्लोर नहीं होता, आपके नाम पे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के उतने शेयर होते हैं प्रोपोर्शनेटली कि जितनी आपको उस फ्लोर पे राइट मिलते हैं। तो अगर आपने मान लो ऑफिस कोई बिल्डिंग रेंट के लिए खरीदी ऐसी सोसाइटी के अंदर और आपको बिल्डिंग नहीं मिली, तो आपको तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर मिल गए, तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इनिशियल रिकॉग्निशन इसको हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, जो आपने एएस 10 के अंदर कॉस्ट मॉडल पढ़ा है इसको हमेशा उस पे दिखाते हैं। तो बोनस शेयर की एक सिंपल सी बात लिखी हुई कि बोनस शेयर भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं और कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पास उनके नहीं चलती। फिर उसके बाद एक पॉइंट अपन ने ना छोड़ दिया था, मुझे याद है, ये रहा। अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज के थ्रू एक्वायर करते हो तो अगर आपने इशू करे हैं एक्सचेंज में शेयर और अदर सिक्योरिटी, तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशू, क्योंकि शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालना इज इजी, तो इसलिए आप उनकी फेयर वैल्यू यूज करोगे मेजरमेंट के लिए। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी है और बदले में शेयर्स दिए हैं, तो जितनी फेयर वैल्यू के आपने शेयर्स दिए हैं उतने की आपकी बिल्डिंग हो गई। अगर आपने बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग दी है तो आप क्या लगाते हो? आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगाते हो एक्सचेंज के लिए। वो क्या कहता है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और रिसीव्ड व्हिच एवर इज मोर रिलायबल, क्लियरली एविडेंट बोले तो मोर रिलायबल। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट था। अब एक चीज और भी है, स्कोप। तो स्कोप के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर और डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी, अगर आपने वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रखा है, मान लो मेरे पास कुछ शेयर्स है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ लगातार, कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे पास जो शेयर्स पड़े हैं वो मैंने बेचने के लिए रख रखे हैं कि जैसे ही वो होगा मैं बेच दूंगा, अपना अगला दिन का प्रॉफिट बुक करके मैं बेच दूंगा, तो वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर नहीं होते, आर नॉट इन्वेस्टमेंट एज पर दिस स्टैंडर्ड। लेकिन जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट है, बताओ करंट इन्वेस्टमेंट का मेथड क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट का मेथड है सर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगता है? नहीं जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी नहीं लगता उनके ऊपर। एक एमसीक्यू भी है इसके उसके ऊपर बेस कि क्या वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अगर शेयर्स एंड डिबेंचर हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी कॉन्सेप्ट की जर्नी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की। शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ की जर्नी, जिसमें ये सभी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे लगाना है प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। मिलते हैं आपसे क्वेश्चंस के टाइम पे। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।